अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके। आज कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के अंदर, किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर ले बेटा। होमवर्क के अंदर एग्जांपल 4 जी फैजान। सर वही मेथड को ना पीरियोडिक के साथ कर दे, क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम कल क्लास लास्ट की थी ना, एंड की थी, तो उधर एक आपने एंट्री ना उसकी इन्वेंट्री अकाउंट में नहीं की थी, तो आपने उससे उधर से ना मुझे समझ नहीं लगी थी कि क्या करना है उसका। तो आप मैंने फैजान वो लेक्चर भी अपलोड करवाया था, आपने वो भी नहीं पढ़ देखा? जी सर मैंने उधर से देखा था, लेकिन उधर से मुझे समझ नहीं आई। क्या चीज समझ नहीं आई? कौन सी एंट्री समझ नहीं आई? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ ना। अब देखिए वो मैं जो पूरा, आपने अब पूरा क्वेश्चन तो दोबारा नहीं किया जा सकता ना। जहां से प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बताएं मुझे, कहां पर आपको मसला आ जी रहा वो एक एक स्टूडेंट ने कहा था कि आपने वो कॉस्ट ऑफ सेल में जो लास्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, है? जी जी। उसकी एंट्री आपने इन्वेंट इन्वेंट्री अकाउंट में भी लास्ट टाइम की थी। तो तो वो, उधर से मुझे समझ नहीं लगा था कि वो कैसे की और किस साइड पे होगी वो एंट्री। अच्छा, आपने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम्स की वो एंट्री याद की थी जो मैंने कहा था, इसको हमने डिस्कस भी की थी। मैंने कहा था हमने इसको याद करना है एंट्रीज को, ये वाली अभी सर खत्म। वो मैंने पढ़ी थी बस। तो ये चीजें बेटा ये करनी है ना आप लोगों ने, इस चीजों को करें। नहीं तो इसमें इसमें वो एंट्री कौन सी है इसमें से? एक मिनट मैं भी बताता हूँ, वेट तो करो। यहाँ पर जो परपेचुअल है और ये क्या है? पीरियोडिक। पीरियोडिक। पीरियोडिक की क्लोजिंग एंट्री लिखा हुआ, जी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट की थी, जी क्रेडिट क्लोजिंग जी इन्वेंट्री से ये क्रेडिट की थी इधर हमने। और डेबिट क्या जी लिखा जी था? इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो इन्वेंट्री के अंदर जाती है ना दोबारा फिगर, देखो इन्वेंट्री में ओपनिंग थी 100 रुपए की, ये 100 करके हम ले गए, ऐसे ही है। अब ये दोबारा जी जो आएगी क्लोजिंग फिगर, ये क्लोजिंग फिगर कहाँ जाएगी इन्वेंट्री की? ये उसने साथ बताया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट की आइटम है ये वाली, ये 200 रुपए बैलेंस शीट की आइटम है। बात क्लियर होगी? जी। ये वो एंट्री है। काइंडली थैंक यू। इन एंट्रीज को करें, मेहरबानी है। मैंने आपसे डिस्कस किया है, अगर एंट्रीज समझने में प्रॉब्लम है मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आपको एंट्रीज याद होनी चाहिए। सर तो फिर जब ये एंट्री हम ये इन्वेंट्री अकाउंट में करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री का जो अकाउंट है, तो उधर तो फिर इसका बैलेंस भी फिर चेंज नहीं होगा? यार ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस तो हम ले गए हैं पहले ही। अब तो इस वक्त इन्वेंट्री का देखो 100 पहले था, 100 ले गए, 100 इधर से लेके आए थे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, याद आया? ओपनिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करते हैं ना हम बेटा। फैजान अपने आप को यार अनम्यूट म्यूट ना किया करे काइंडली। सर वो मुझसे म्यूट हो गया था जी। हाँ, वो हम करते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर इन्वेंट्री तो ऑलरेडी उसका जीरो ही है ना, यही 200 जी बचेगा, 200 बचना है जो, वो कहाँ चलेगा ना, फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है। ओके। जी बोलिए। सर ये प्रोडक्ट बी करवा दें। एग्जाम्पल 4 है, इसका प्रोडक्ट बी करवा देंगे। मैं अभी करवा देता हूँ मेरा बच्चा, मैं अभी करवा देता हूँ। जी अहमद। सर ये एग्जाम्पल 10 दी थी जो आपने कल, जी जी जी। उसमें उसमें उसने जो सेल यूनिट है उनकी हर एक की लेदर प्राइस दी हुई है, और जो आपने कराई थी उसमें हमने उसी प्राइस में किया था जो मतलब पर अब इन्वेंट्री बचती है। अभी अभी एक मिनट है, मैंने आपको, आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप खुद मुझे आंसर देंगे, मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये क्यों खुद आपसे आंसर लेता हूँ। ये हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कर रहे थे, एग्रीड? ठीक हाँ है। जी। जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सेल होती है तो हम दो एंट्री पास करते हैं, ठीक है। एक हम करते हैं रिसीवेबल टू सेल, ऐसे ही है। हाँ जी। एक हम करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री, ये दो एंट्री करते हैं, एग्रीड? मैंने आपको जी। बताया था ये वाली एंट्री किस प्राइस पर होती है? सेल प्राइस पर, याद है? हाँ जी। और ये वाली एंट्री किस पर होगी? कोस्ट के ऊपर। ये कोस्ट कहां से मिलेगी? उस इन्वेंट्री कार्ड में से। इसके लिए उसकी हाँ सेल जी। प्राइस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो जिस पर मर्जी बेचे, वो 5 रुपए की बेचे, वो 10 रुपए की बेचे, एग्रीड? जब हम इन्वेंट्री कार्ड बना रहे हैं, इन्वेंट्री कार्ड में तो हम ये वाली एंट्री कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए क्या सेल प्राइस रेलेवेंट है? नहीं। तो हमने तो वो देखनी है, अगर फाइफो मेथड है
देख रही है किस में से निकले है वो उसकी कॉस्ट है। क्लियर? ठीक ठीक समझ आता है। हाँ जी, ये आपने इधर से बेटा खुद सीखना है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना आपकी चीजें खुद रवानेंगे आज की। मैं खुद देखे, मैंने आपको होमवर्क में दिया है क्वेश्चन, मैं आज करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों का मसला है, मैं उसको डिस्कस करूंगा उसका पॉइंट। लेकिन बेटा अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है ना, अगर आप खुद परफेक्शन चाहते हो तो बेटा उसकी खुद प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे, आप वो चीजों को समझोगे जो नॉर्मली मेरे बताने से भी मैं भी ना आ रही हूँ आपको। जी जवाद, जी जवाद बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो प्रोडक्ट ए में है एग्जांपल 4 में सर, मैं एग्जांपल 4 रिमेनिंग 80,000 जो प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल 4 करवाने लगा हूं आपको, ठीक है? ठीक है सर। ओके, मैं अभी करवा देता हूं। देखो आपने कहना सर इतनी आसान थी, इसमें तो मसला ही कोई नहीं। ओके सर। एग्जांपल ए में, इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? Based on the above information, calculate the value of inventory to be shown in the financial statement and NRV loss to be booked. ये है बेटा, सॉरी ये है कैलकुलेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट 31 December 2001। हमने इसकी अब क्वेश्चन देखे, हमने सीखा है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने अगर कोई चीज एक सीख ली है ना, मतलब हमने A B C D E F G, हमने ये Z तक सारी ABC सीखी। अगर कोई बंदा हमें ये कहे आप F से आगे सुनाए और W से पहले सुनाए, मतलब F से W तक की ABC करवाए, तो हम क्या करेंगे? हम F से W तक ही सुनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे हमें A भी आता, B C D, हम सारी नहीं सुनाएंगे। हमने चीजें सीखी हैं ज्यादा। एक पहले हमने सीख ली कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट चलता है कैसे है सीक्वेंस। अब हमने देखनी है उसकी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक हमने सीखा था क्लोजिंग इन्वेंट्री, लोअर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट किससे निकलेगी? वेटेज एवरेज है 54 से, और एनआरवी इस पर लेना है। अगर तो हमें कहे क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, तो अल्टीमेटली हम कॉस्ट भी देखेंगे, उसकी एनआरवी भी देखेंगे, दोनों में से जो लोअर होगा वो ले लेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन अगर उन्होंने कहा सिर्फ मुझे एनआरवी दो, तो हमने उस सूरत में उसकी सिर्फ एनआरवी कैलकुलेट करनी, हमारे लिए कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। हाँ, अगर वो कहता क्लोजिंग स्टॉक किस पर आएगा, फिर मैं कहता कॉस्ट लेस या कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लो। अब यहाँ वो कह रहा है मुझे कॉस्ट, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पर बुक करोगे, मुझे ये भी नहीं चाहिए उसकी कॉस्ट क्या, मुझे सिर्फ ये बता दो प्रोडक्ट ए और बी की एनआरवी क्या है यार, नथिंग मोर। अब एनआरवी अगर निकालने तो एनआरवी का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है? हमने पढ़ा है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। ये हमने सीखा हुआ है ना कॉस्ट टू सेल। इसका मतलब क्या है? तो हमने सिर्फ इसके ऊपर ये अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन की कंक्रीटनेस की तरफ जाना, उसने पूछा क्या वो देखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ये देखो क्या कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सिर्फ एनआरवी बता दो क्या है। उसने ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट ए किस पर रिकॉग्नाइज होगा, प्रोडक्ट बी। हाँ, अगर मैं ये पूछूं, ये जो लाइन उसने लिखी है बेटा ये गलत लिखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी मैं रीजन मैं बाद में बताऊं। At 31st December 2001, Chintu and company had 1,000 unit with the carrying amount of rupees 4 लाख। अब कितने यूनिट है? 1 लाख यूनिट है, और इसकी अमाउंट देखिए, क्वांटिटी 1 लाख है और इसकी अमाउंट कितनी है? 4 लाख। ये हमने कैलकुलेट कर, ये उसने दिया हुआ था क्वेश्चन। आगे देखते क्या। Of this 20,000 unit had been set aside for XYZ Limited in term of first confirmed sale commitment at ₹6 per unit। वो कह रहा है ये तो हमारे पास है 4 लाख, उसकी आगे कॉस्ट। ये हमारे लिए क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? हमें उसकी एनआरवी निकालना है। एनआरवी के लिए चाहिए एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो 1 लाख यूनिट थे आपके, इस 1 लाख में से
20,000 यूनिट एक साइड पर रख दिया और बाकी कितने बच गए 80,000, मतलब टोटल 1 लाख ही रहेगा। कहते हैं ये जो 20,000 यूनिट है ना, ये यूनिट का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि हमने ये वाले 20,000, सिर्फ ये 20,000 यूनिट बेचने हैं। ये वाले 20,000 कितने में? 6 रुपए में। इसका मतलब इस 20,000 यूनिट की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आ गई कि ये 20,000 हमारे 6 रुपए में बिकेगा। आ गई सर, क्योंकि वो कमिटमेंट। क्या मैं ये 6 रुपए बाकी 80,000 के लिए भी ले सकता हूं? तो आंसर इज नो, क्योंकि 80,000 के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। 80,000 के लिए देखेंगे नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है उसकी। द करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹4.5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इस 80,000 के लिए कि नॉर्मल सेलिंग पॉइंट क्या 4.5, और इसके लिए 6 क्यों ली? क्योंकि कमिटमेंट थी। अब हमें पता है इसके एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 6 है। ये दोनों की सेलिंग प्राइस है। सेलिंग कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट इज ₹1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 20,000 की निकालू, यहां पर देखिए क्वांटिटी 20,000, प्राइस 6, तो टोटल उसकी वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड सेल प्राइस 1,20,000। ये आ गई एक्सपेक्टेड सेल लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल क्या है बेटा इसकी? जस्ट 1,000। तो इसका मतलब क्या आ गया? 1,19,000 आ गई। ये एनआरवी किसकी है? ये एनआरवी आ गई सिर्फ 20,000। प्रोडक्ट ए 20,000 यूनिट, प्रोडक्ट ए 20,000 यूनिट। अब प्रोडक्ट ए के जो रिमेनिंग 80,000 यूनिट है, हमने उसकी भी निकालनी है। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कितना आया आंसर? 3,60,000। और इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट फॉर 20,000 रुपीज 1 ओनली, वेयर एज नॉर्मल एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट ₹1 पर यूनिट। इसका मतलब अगर एक यूनिट पर 1 रुपया लगता है तो 80,000 यूनिट पर कितने लगेंगे? 80,000 रुपए। तो ये उसमें से लेस कर दी, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 2,40,000, 2,60,000, सॉरी बेटा, ये आ रहा है 2,80,000। अब ये आ गई एनआरवी। अब प्रोडक्ट ए की अगर टोटल एनआरवी देखे, एनआरवी फॉर 80,000 यूनिट इज 2,80,000। एनआरवी फॉर 20,000 प्रोडक्ट इज 1,19,000। अगर टोटल एनआरवी हो प्रोडक्ट ए देखे तो वो कितनी होगी बेटा? 1,19,000 जमा 2,80,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? टोटल एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट ए। ये उसने देखे बेटा, हमने प्रोडक्ट ए की आई थी 2,80,000, 80,000 यूनिट की। दूसरी आई थी 1,19,000। तो टोटल करें तो क्या होती है? 3,59,000। देखिए ये वही आंसर नहीं आ गया जो इसका। ये वाला 80,000 यूनिट का यूनिट्स, और ये वाला कितने का? 20,000 यूनिट्स। टोटल 1,00,000 यूनिट्स की हमने निकाल दी। 399। और बेटा इसके सॉल्यूशन में एक गलती भी है, वो ये कि यहाँ 4 की जगह 4.5 आएगा। अब जरा 4 की जगह 4.5 करें जरा। इसका मुझे आंसर बताए पहले बेटा। 399, 3,60,000 नहीं, ये टोटल करके 1,20,000 जमा करके 4,80,000 बनता है। और इसको माइनस करके बताएं मुझे। 399, ये आंसर आएगा इसका। मतलब इधर 4 नहीं 4.5 है बेटा, इधर गलत है। अगर हम अपना देखें, हमने इसके तरीके से नहीं किया। हमने प्रोडक्ट ए के 20,000 यूनिट की एनआरवी सेपरेट, प्रोडक्ट ए की 80,000 यूनिट की एनआरवी सेपरेट, और फिर हमने उनको टोटल किया, टोटल एनआरवी। ये है एनआरवी। अगर वो क्वेश्चन में पूछता, ये इसका काट दे, ये वाली लाइन नहीं आएगी। अगर वो क्वेश्चन में पूछता क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पर काउंट करनी, क्वेश्चन में पूछता क्लोजिंग इन्वेंट्री किस पर करनी, फिर हम लिखते प्रोडक्ट ए
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 80,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, यहां उसकी लिखते कॉस्ट एनआरवी 80,000 यूनिट की। एनआरवी कितना है 2,80,000 जो हमने कैलकुलेट की, और इधर ये कितनी है 1,19,000। इधर हम इनकी कॉस्ट लिखते, फिर देखते दोनों में से लोअर क्या है, और हम कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी लोअर पर रिकॉग्नाइज हुई। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एनआरवी कैलकुलेट करवाई थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट बी के ऊपर। जी हाफिज अहमद। सर ये जो 81,000 माइनस किया है इसका जरा बता दीजिएगा। ये आप देखिए, आप इसकी कैलकुलेशन को छोड़ें, इसने जो भी किया हमारी, आपको मेरी ये वाली कैलकुलेशन हमें समझ लगी है जिस पर मैंने ये निकाली है 1,19,000। सर ये तो बिल्कुल समझ लग गई है। तो ये उसने क्या किया बेटा, 80,000 ये और 1,00,000 उसने इकट्ठा कर दिया। उसने इकट्ठी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस भी इकट्ठी कर दी, एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। सर ये जो कह रहा है कि करंट सेलिंग प्राइस, इसका मतलब ये है कि जितने हमारे यूनिट्स बच गए हैं अब उनकी ये है ये वैल्यू। यस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 4.5 थी, लेकिन अगर किसी हमारे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अल्टीमेटली उस इन्वेंट्री के लिए सेलिंग प्राइस चेंज होगी, सिर्फ उस इन्वेंट्री के लिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। बाकियों की नॉर्मल आएगी, बाकी की तो वही है ना जो 20,000 इसने बता दी है 6, बाकी और भाई अब 1 लाख में से 20,000 बच गए हैं। हाँ, तो उसका वो 6 के हिसाब से तो सॉरी नहीं 80,000 सॉरी हाँ 80,000 की ये जो करंट सेलिंग प्राइस उसने की, अब इस पे निकालेंगे एनआरवी, इसको ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सर ये जो इसने एडिशन आगे दी है सेलिंग को 20,000 यूनिट इज ओनली 1,000 वेयर नॉर्मल एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कॉस्ट रुपीस वर, इसका सर क्या मतलब है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये वाली आपने ये पूरा क्वेश्चन देखा है मैंने कैसे किया? अभी मेरा नहीं ख्याल, आपने देखा है क्योंकि ये क्या सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है। एनआरवी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग कॉस्ट, एग्रीड करते हैं। 20,000 यूनिट की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस निकाल ली, उसमें से उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट लेस करनी है। ये 1,000 उसने बताया, 20,000 के लिए मैंने की नहीं, देखिए ठीक है सर। उसके बाद ₹1 पर यूनिट रिमेनिंग के लिए, रिमेनिंग कितना है 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया, वो 80,000 ही आ गया। क्या ये 80,000 मैंने ये देखो लेस नहीं किया हुआ, मैं समझ गया सर। सर उसकी प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करके एनआरवी निकाल लिया, ठीक है। एनआरवी का फार्मूला नहीं बोलना, एनआरवी का फार्मूला नहीं बोल, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल या लेस कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट या कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेल, कुछ भी इसका नाम कोई भी इसमें से चीज हो सकती है, उससे एनआरवी निकलती है, बस सिंपल इज दैट। और सर ये जो उसने ECCS लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? कहां पर? इसी के नीचे कभी कभी माइनस करेंगे या प्लस करेंगे जब भी ये एनआरवी में। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। सर ये ऊपर ये प्रोडक्ट ए में लिखा हुआ ECCS छोड़ दे, क्या एस्टिमेटेड सेलिंग को टोटल लिखा होगा, इसका जरूरत नहीं है लिखने की। आप इन एब्रीविएशन पर क्यों जा रहे हैं, आप टोटल रखे बस, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। शायद वो फार्मूला के कोई एडिशन कोई नहीं वैल्यू नहीं होगी। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। ये है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट या टू कंप्लीट द प्रोडक्ट या टू कंप्लीट सेल, ये वो है जो मैंने कहा। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट हो सकती है, एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सेल, इन तीनों में से किसी भी नाम से यूज कर सकते हैं। जी बोलिए। ये जो कैरिंग अमाउंट दी हुई है उसने 4 लाख रुपया, सर मेरे हिसाब से इसने इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया है 80,000 यूनिट को। ये गलत किया हुआ बेटा, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन कैरिंग अमाउंट पे जो निकाले हुए हैं हमने, कैरिंग अमाउंट क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है या फिर होती है, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, जो हमारी कॉस्ट है, एग्रीड। जी सर। हमने एनआरवी निकालना है या क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। एनआरवी निकालना सर, एनआरवी निकालना, उसने क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं की, मानते हो इस चीज को, एग्रीड। जी सर मानते हो, तो फिर हम कॉस्ट लेंगे एनआरवी के लिए या एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेंगे? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो उसमें 4 का भी जिक्र है, मैं इसलिए कहा ये गलत है, इधर ये फिगर भी मैंने आपको रिप्लेस की, ये भी फिगर रिप्लेस, ठीक है।
अगर आपको ना मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दो, फिर बेटा मैं कोस्ट को लेके कंपैरिजन करूंगा, उसका मेथड ठड़े मैं वो भी कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं कोस्ट लिखता हूँ, देखो लेट वो भी मैं कर देता हूँ। आपको सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, ये लो मैं अभी वो भी कर देता हूँ प्रोडक्ट। एक है 20,000 यूनिट और एक है 80,000 यूनिट। 20,000 यूनिट की कोस्ट कितनी है, 1,60,000 एग्रीड। 80,000 यूनिट की कोस्ट कितनी है, 3,20,000 एग्रीड। जी सर। अब 20,000 यूनिट की एनआरवी क्या है मुझे बता। एनआरवी 1,19,000। 1,19,000 और इसकी एनआरवी किया है 3,20,000 की, 2,80,000 रुपए। 2,80,000। दोनों किस पर रिकॉग्नाइज होगा, एनआरवी लोअर पर होना है, दोनों ये होगा इसके ऊपर 1,19,000 और 2,80,000। ठीक है, ये गलत है बच्चे, गलत है क्या, एक मिनट। अब इसके चलते हैं प्रोडक्ट बी के ऊपर। जी हमजा, अब क्या क्वेश्चन आ गया बेटा। सर ये जो ऊपर आपने कॉस्ट निकाली है 20,000 को सर 4 से मल्टीप्लाई किया ना सर इसको, जी जो इसकी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर 20,000 को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 8 नहीं आएगा उसमें, 80,000 नहीं होगा। अच्छा वो मैंने गलत निकाल दी है, ओके गुड यार हमजा, शाबाश, गुड गुड गुड। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 80,000। यही कह रहे हो हमजा बेटा, हमजा हैंड रेस करो। यस सर यही था बेटा बिल्कुल आपने सही कहा, मैं जल्दी में बड़ी स्पीड में है ना, इमोशंस में जल्दी में कैलकुलेशन करके। अब अगर हम देखें तो लोअर क्या आएगा, कोस्ट लोअर है या एनआरवी, कोस्ट लोअर है। इसका मतलब प्रोडक्ट 20 ये आएगा 80,000 पर और नेक्स्ट वाले कितने पे आएगा 2,80,000 पर, और ये टोटल बुक होगी 3,60,000। क्लियर? यस सर क्लियर। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसका बी पार्ट के ऊपर। Product B has been placed in a warehouse with little infrastructure. The factory manager informed the manager on 15 January 2002 that the entire warehouse and all the inventory control contained therein with the carrying amount of rupees 9 lakh, ये इसकी क्या आ गई 9 लाख बेटा cost आ गई, had been destroyed in a series of storm। वो खराब होगी, वो डिस्ट्रॉय होगी किसकी वजह से, स्टॉर्म। स्टॉर्म से मुराद क्या, वो बवंडर आया या कुछ सैलाब वगैरह कोई चीज आया। द फर्स्ट स्टोर हिट द वेयरहाउस ऑन 29 दिसंबर 2001 एंड डिस्ट्रॉय 70% ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब ये 29 दिसंबर को इसने इन्वेंट्री को डिस्ट्रॉय किया। He explains that the remaining inventory was quickly moved to the high ground, but flood water from a second storm on 5th January 2012 destroyed these two। मतलब जो 29 दिसंबर को स्टॉर्म आया उसने 70% खराब कर दी और 30% बच गई। 70% खराब हो गई, 30% बच गई। उसके बाद जो सेकंड आया वो कब आया, 5 जनवरी को। उसमें ये जो 30% थी ये 30% भी खराब होगी। अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है तो अल्टीमेटली 31 दिसंबर वाले दिन मेरे पास 70% खराब माल था, मतलब जो खराब और 30% सही था। लेकिन जो अगर मैं देखूं 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी को मेरा सारे का सारा खराब हो चुका था। लेकिन अगर मैंने अपने ईयर एंड पर इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है तो बेटा मैं 31 दिसंबर वाले दिन की वैल्यू को लेकर चलूंगा। मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि सारे का सारी इन्वेंट्री खराब होगी, क्योंकि सारी की सारी इन्वेंट्री खराब बाद में हुई है, पहले खराब नहीं हुई। तो 31 दिसंबर वाले दिन 70% खराब थी,
30% ठीक थी, तो अल्टीमेटली बेटा मैं अब क्या करूंगा, अब मैं एलोकेशन करके 70% की एनआरवी सेपरेट निकालूंगा, उस 30% की एनआरवी सेपरेट निकालूंगा। अब अगर ये कोस्ट की बात करें, कोस्ट वाला ये आगे जाकर डिस्कशन करूंगा, लेकिन अगर मैं कोस्ट को एलोकेशन करूं 70 और 30% में, तो मेरी कोस्ट बनती है बेटा 9 लाख का 70% 6,30,000 और 9 लाख का 30% बनता है 2,70,000। ठीक है, ये मेरी वो अमाउंट है जो बनती है दोनों। लेकिन ये कोस्ट हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है उसका एनआरवी निकालना। एनआरवी का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, या कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर सेल, या कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। ये इनमें से कुछ भी हो सकती है, जिसकी बेस पर हमने क्या करना होता है, उसकी कॉस्ट टू सेल निकालना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उसने एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस दी है या नहीं दी। he estimate that entire inventory will be saleable as scrap for rupees 1 लाख। इसका मतलब ये जो पहले उसने प्राइस दी है, ये प्राइस दी है, अगर सारी की सारी इन्वेंट्री खराब होगी फिर ये 1 लाख की बिक सकती है बच्चे, सारी की सारी इंटायर। लेकिन जबकि हमारी खराब कितनी हुई है, जस्ट 70%। इसका मतलब ये है अगर सारी की सारी खराब होती वो 1 लाख की बिक सकती है, लेकिन हमने अगर खराब 70% हुई तो 70% वाली हमारी कितने की बिक जाती है, इस 1 लाख का 70% मतलब 70,000 की। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आ गई 70% की। 70% जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, अगर तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है तो कॉस्ट टू सेल द इंटायर इन्वेंट्री एज स्क्रैप इज एस्टिमेटेड एट ₹1,000। इसका मतलब क्या, 1,000 का खर्चा लगेगा सारे के सारे स्क्रैप बेचने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी 70% है तो 1,000 का 70% लेंगे तो बेटा वो कितनी बन जाएगी मेरी 700। तो क्या निकला यहाँ से 69,300। ये एनआरवी है 70%। जो माल मेरा फ्लड की वजह से 29 दिसंबर को 70% खराब हुआ, ये उसकी एनआरवी है। अब एनआरवी में निकालूंगा अपनी रिमेनिंग 30% यूनिट की, वो कैसे निकलेगी आगे देखते हैं। आगे उसमें द नॉर्मल सेल वैल्यू फॉर द इंटायर इन्वेंट्री वुड हैज बीन 1.5 मिलियन। कहता है जो नॉर्मल सेल वैल्यू है ना सारी इन्वेंट्री की, वो कितनी है, 15 लाख। लेकिन हमारी ये किसकी है, जो सही इन्वेंट्री है। अगर ये 15 लाख है सारी की, तो इसका मतलब इसमें से जो 30% होगी वो हमारी सही वाले की सेल वैल्यू होगी। तो 15 लाख का 30% क्या आता है, तो 15 लाख का 1.5 मिलियन का 30% निकलाया तो आया 4,50,000। ये मेरी सेल वैल्यू आ गई नॉर्मल कितने की, 30% यूनिट की। तो नेक्स्ट उसने क्या किया, एंड सेलिंग कॉस्ट वुड बी 10% देयर हो, तो इसका मतलब 4,50,000 का सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी, 45,000। तो ये इसमें से लेस कर देंगे, पीछे इसकी एनआर वाली आ गई 4,05,000। अगर मैं कहूं इसकी एनआरवी बताएं, आप कहेंगे 30% यूनिट की है 4,05,000, 70% यूनिट की कितनी है 69,300। लेकिन अगर मैं कहूं क्लोजिंग इन्वेंट्री बताएं तो साथ ही सर कहेंगे सर क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए जरूरी है इन्वेंट्री शुड बी लोअर एट कॉस्ट और एनआरवी। आपने एनआरवी तो निकाल ली, अब इसको कॉस्ट से कंपैरिजन करें। अगर कॉस्ट पर जाते हैं तो 4,05,000 30% की और इधर 69,300 70% थी, तो इधर लोअर क्या है एनआरवी, सॉरी इधर लोअर आपकी क्या है कॉस्ट, और इधर दूसरे केस में लोअर आपकी क्या है बेटा, यहाँ कॉस्ट लोअर है ये देखिए, और इधर क्या है एनआरवी लोअर। इसका मतलब टोटल इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन 2,70,000 जमा 69,300। जी राना आज़म। अस्सलाम वालेकुम। ये 4,30,000 की जो कॉस्ट आपने लिखी है एक बार बता दें किसी ने। 4,50,000 लिखी है, 4,30,000 नहीं, सॉरी 50,000 उसकी कॉस्ट है, एक बार बता। वो कॉस्ट नहीं है बेटा, वो सेलिंग प्राइस है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। फिर आपने गलत देखो ना, नहीं सर जी, वो तो है सेलिंग प्राइस है, उसके नीचे जो आपने कॉस्ट लिखी है वो 45,000। जी 4,50,000 का 10%,
10%, लेकिन सर जी उन्होंने बुक पे ना 4 लाख जो उसको फिर 30% के साथ भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उससे उनकी वैल्यू आ रही है 45,700। मैं इसलिए पूछ रहा था वो यार कि हमने 45,000, एक 45,000, हमारा 45,000 आया, एग्री। तो जी उसने सर, उसने प्रोडक्ट ए और बी को इकट्ठा कर दिया 700, ये भी तो है ना हमारी 45,700। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो हम हम आपको, गया। मैं आपको आसानी के लिए करवाता हूँ अलग अलग, आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझ, सर, ठीक है। नहीं मैं ठीक, वो ठीक हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट समझना है, हमने चीजों को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बच्चे हो गया। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऊपर भी क्वेश्चन में क्या रिक्वायर किया है, कैलकुलेट द अमाउंट एट विच द अबव इन्वेंटरी आइटम शुड बी कैरीड एट 31 इन अकॉर्डिंग। अब यहां उसने पूछा है क्लोजिंग इन्वेंटरी बताओ किस वैल्यू पर आएगी, क्लोजिंग इन्वेंटरी बताओ मुझे कि किस वैल्यू पर आएगी। तो हमने पढ़ा है क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड बी मेजर्ड एट लोअर कॉस्ट और एनआरवी। इसका मतलब इधर हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, 4 चीजें हैं, 4 इंफॉर्मेशन है, उसको देख के चलते हैं हम। किड्स पार्टी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स टॉयज। जी उस्मान। सर कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट और लोअर ऑफ, ओहो, द क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, मतलब द क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये लाइन है सर, ठीक है। सर लोअर ऑफ कॉस्ट का ही तो नहीं पता चला कि वो कॉस्ट ऑफ सेल है? कॉस्ट से मुराद उस इन्वेंटरी की कॉस्ट, आपने कल का लेक्चर लिया आपने? जी सर। लिए, कल के इन्वेंटरी से हमने जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली थी किसी तरह, जी सर। निकाली थी। वो उसकी क्या है, उसको हम कॉस्ट ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। कॉस्ट के लिए मैंने कोई सेपरेट तरीका आपको बताया? नो सर। क्लोजिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आप ऐसे जी सर। नहीं, आप अचानक मुझे ना इस तरह शक पड़ा जैसे आपको पता ही कुछ नहीं है। आपका जिस तरह आंसर यस सर नो सर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता ही कुछ नहीं चल रहा। बेटा अपने आप को अनम्यूट करें दोबारा। सर काफी चीजें मिक्स हो रही हैं प्रीवियस लेक्चर से भी आगे। देखिए, एक मैंने 3-4 चीजें आपको पहले दिन से सिखा रहा हूँ। क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड बी मेंटेन एट कॉस्ट और लोअर ऑफ एनआरवी, ये मैंने कोई हर लेक्चर में कोई 10 के दफा बात करता हूँ। इसके अंदर कॉस्ट में प्रॉब्लम है, एनआरवी में प्रॉब्लम। कॉस्ट सेपरेट कैलकुलेट होती है, एनआरवी सेपरेट। इसमें प्रॉब्लम आपको, मैं हैरान हूं आप कैसे मिक्स। मैं कह रहा हूं हमेशा क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट पर लेनी है या एनआरवी, दोनों में से जो लोअर होगी। कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करनी है, या क्वेश्चन के अंदर बताएगा, या कल हमने तरीका सीखा है। और एनआरवी कैसे करनी है, उसका सेपरेट तरीका। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी के लिए कॉस्ट सेपरेट होगी, एनआरवी सेपरेट, दोनों में से कम अमाउंट होगी उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। यही सीखा नहीं हमने? जी बेटा। जी सर। इसी बात पर है। अब फिर क्वेश्चन मैं करूंगा उस पर। और काइंडली एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो जिस वक्त वो चीज डिस्कस हो रही है ना, आप उसी वक्त पूछे, मैं आपको क्लियर करूंगा। अक्सर देखिए, अब ये क्वेश्चन वो पूछ रहे जो 3-4 दिन पुरानी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं रोज पूछता हूँ कोई क्वेश्चन है या नहीं। अब मैं क्वेश्चन फाइनलाइजेशन स्टेज के ऊपर हूँ और आप मुझसे वो चीजें पूछ रहे, सर ये मुझे पता नहीं चला। मैं बताने के लिए बेटा मैं हाजिर हूँ, हर वक्त आपको बताऊंगा। मैं आपको कभी डिग्रेड नहीं कर रहा कि आप क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन सिर्फ कहने का मकसद क्या है, जब समझ ना आए आप बेटा उसी लेक्चर में पूछे, अगले दिन मुझसे पूछे, ताकि बात क्लियर करके आगे चले। लेकिन एंड पर जाके आपको मुश्किल ना आए। अगर कहीं पर कोई आए तो मैं करवाता हूँ आपको, मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी कॉस्ट एनआरवी बताते बताते चीजें क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात की हमने लेनी है कॉस्ट पर, नंबर 1, और नंबर 2 एनआरवी पर। अब इसमें 4 प्रोडक्ट है, चारों प्रोडक्ट को हम सेपरेट सेपरेट डील करेंगे। चारों प्रोडक्ट को सेपरेट सेपरेट डील करेंगे, मतलब हर प्रोडक्ट की एनआरवी सेपरेट होगी, उसकी कॉस्ट सेपरेट होगी, और उसको कंपैरिजन करके सेपरेट हम निकालेंगे। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
31 दिसंबर 2017 को निकालना है। टॉय कार है जिसके यूनिट 10,000 है और कॉस्ट पर यूनिट है 1250 और नॉर्मल सेलिंग प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ उसने कॉस्ट 1250 खुद दी हुई है। कल जो हमने तरीका सीखा था ना, कल जो मैंने आपको वो पूरा स्केड्यूल बनाया था, स्केड्यूल के लास्ट के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकली थी वो हमने खुद कैलकुलेट की थी, यहाँ आपको खुद मिल रही है। इसका मतलब कॉस्ट या वो खुद देगा या हम इन्वेंटरी कार्ड या किसी तरह वो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कल पीरियोडिक के अंदर क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू खुद हमने डिटरमिन करके वो लिखी थी और परपेचुअल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू खुद आ गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट हम खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं और हमें मिल भी सकती है, इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है 1200। अब इसके रेलेवेंट कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। टॉय कार्स के साथ ये लिंक है, डॉल हाउस के साथ ये लिंक है, स्टफ टॉय के साथ है ये, और मैनिंग कस्ट्यूम के साथ ये है। तो हम क्या करेंगे, इनको साथ साथ देखते हैं। A sale order for rupees 3,000 toys at the rate of 1100 per unit is in hand। मतलब ये कि हमने इसमें से 3000 जो है प्रोडक्ट उसकी सेल क्या कंफर्म कर ली 1100 पर यूनिट के हिसाब से। द रिमेनिंग यूनिट कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। वो क्या इस केस में नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200 आफ्टर इंक्रीजिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹150 पर यूनिट। ये जो सेलिंग कॉस्ट है ना बेटा, ये सिर्फ नॉर्मल यूनिट की सेल के ऊपर है, रिमेनिंग के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ये ट्वाइस है मेरे, इसमें दो तरह के यूनिट्स हो गए। ये देखिए, एक यूनिट 7000 और एक यूनिट 3000। 7000 यूनिट कौन सी है, जो रिमेनिंग बच गए। 3000 यूनिट कौन से है, जिसकी मेरी बेटा वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेलिंग के लिए। अब यहां मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड कॉस्ट NRV, और यहां मैं लिखूंगा कॉस्ट, और लास्ट पे लिखूंगा, रिड्यूस कीजिएगा जरा, एक मिनट, और लास्ट पे लिखूंगा मैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये मेरा क्या है बेटा, क्लोजिंग इन्वेंटरी, इसको कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है। अब 7000 यूनिट की नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है, वो मेरे मिला 1200, तो मैंने 1200 लिख दिया। नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो सी उसकी कॉस्ट टू सेल क्या है, वो है 150, मैंने 150 लिख दिया। NRV कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब 1200 माइनस 150, तो यहां पर आ जाएगी 1050 NRV। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज कॉस्ट 1250, ये उसकी कॉस्ट आ गई 1250। अब यहां पर हमारे पास दो फिगर आ गई, एक आ गई उसकी NRV, एक आ गई कॉस्ट। तो हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी जो 7000 यूनिट की है वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV लेनी है। तो बेटा इस केस में वो क्या लोअर है, बेटा NRV लोअर है, तो हम 10,050 के ऊपर लेंगे। मतलब एक यूनिट कितने का लेना है, हमने 10,050 का लेना है, क्योंकि उसकी NRV कम है। उसकी बेटा क्या कम है, ये आगे 10,050 पर यूनिट, और टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 10,050 मल्टीप्लाई बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय 7000, वो कितना आ गया 7350,000। ठीक है। दोबारा 3000 यूनिट की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 1200 और एक्सपेक्टेड कॉस्ट 150, तो हमने एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस से एक्सपेक्टेड कॉस्ट को लेस किया, तो हमारे पास NRV आ गई, दैट इज 1050। और हमने कहा था
हमने जो इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड बी मेंटेन एट लोअर कॉस्ट एंड एनआरवी, इस चीज के अंदर इसकी कॉस्ट थी 1250 जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई थी, और इसकी कॉस्ट एनआरवी थी 1050 मतलब 1050। तो दोनों में से लोअर क्या है, वो 1050 थी। इसका मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1250 की बजाय 1050 पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन ये जो 1050 है ये एक यूनिट की प्राइस है, तो हमारे पास टोटल इसके कितने यूनिट पड़ेंगे, 7000 यूनिट पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 7000 मल्टीप्लाई बाय 1050, तो वो आ गया 7.35 मिलियन। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम अपनी 7000 यूनिट की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको मेंटेन करेंगे। और इसी के बरक्स अगर मैं 3000 यूनिट्स की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लूं, तो 3000 यूनिट की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस उसने क्वेश्चन के अंदर दी गई है कि उसने एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल ऑर्डर ले लिया। जो सेल कॉन्ट्रैक्ट या सेल ऑर्डर है उसकी प्राइस उसने बताई है बेटा वो है 1100 रुपीज। इसका मतलब इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 1200 नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हम 1100 रुपीज लेंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो 150 रुपीज उसने दी है ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, लेकिन किस चीज की, ये है 7000 यूनिट की नॉर्मल सेलिंग की। तो इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट नहीं है तो वो निल हो जाएगा। और अगर एनआरवी की कैलकुलेशन करनी है तो 1100 क्या है हमारी एनआरवी है, और इसकी कॉस्ट क्या है 1250। तो हमने किस पर बुक करना है, लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट, तो इसका मतलब 1100 पर बुक करेंगे पर यूनिट। और टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल इन क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 3000 यूनिट। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 3.3 मिलियन, मतलब 33 लाख। Any question up to here? बात क्लियर हुई जी मयूद्दीन? सर इसका मतलब ये है कि एट जो है हमारा काउंटिंग पीरियड एट द एंड जो है हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसमें 7000 जो पड़ी हुई है यूनिट्स, वो सर ये 73 जो आपने वैल्यू लिखी हुई है 73,50,000 की, जी उस वो ज्यादा पड़ी हुई है। और जो हमारे यूनिट है 3000 उसकी वैल्यू होगी 33 लाख। और अगर हम इसको टोटल करें तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे 10,000 यूनिट है वो टोटल में अगर 73 और 33 को जमा करें तो बेटा ये तकरीबन हमारा बन जाता 10 350 650 000। इस पर वैल्यू होगी टोटल इन्वेंट्री। क्लियर? ठीक होगी जी सर, ठीक है सर। यानी ये 3000 वाली इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है, हमने उसको भी दी नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। हाँ, अगर दे दी होती फिर तो बेटा ये कॉस्ट ऑफ सेल हो जानी थी। हाँ, फिर तो सेल होगी, फिर इन्वेंट्री क्यों लेना हमें। ठीक हो गया सर, ठीक है। एनी क्वेश्चन मेरा बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं। देखिए इसने भी इधर यही किया। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। ये ऊपर जोन सा है हेडिंग, उसने कोर्स पहले लिख दी, मैंने कोर्स बाद में लिख ली। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे एक फॉर्मेट जो सीख लेंगे उसी पर करना है, इसमें कोई एज इट इज प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए हमारा आंसर सेम है, आंसर में कोई मसला नहीं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। डोल हाउसेस 5000 यूनिट है जिसकी कॉस्ट 1800 रुपया पर यूनिट है, और इसकी सेलिंग प्राइस है हमारे पास 2700 रुपीज। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ उसने बताया या नहीं। फॉर एग्जांपल अज्यूम करें ये जो मैं नीचे वाला येलो में लिख रहा हूं, अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती, ये वाली इंफॉर्मेशन ना होती, तो फिर इसका मतलब क्या था। मैंने कहा था डोल्स की जो प्राइस है 1800 है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 2700, लोअर क्या है कॉस्ट, सारे को कॉस्ट पर ले लो, सिंपल यही करना था। लेकिन उसने नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अब उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद आंसर निकलेगा। वो एडिशन देखते हैं क्या। डॉल हाउसेस इंक्लूड 1000 डिफेक्टिव यूनिट विद नो स्क्रैप वैल्यू।
मतलब उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू वो बिकेगा नहीं, डिफेक्टिव यूनिट। 20% of the remaining doll houses are damaged and can be sold at 20% of the cost। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास टोटल कितनी थी 5000। 5000 में से, ये मैं इधर लिखता हूं, 5000 में से 1000 खराब हुई, वो सेपरेट रहेगी और पीछे बच गई 4000 यूनिट। अब ये जो 4000 यूनिट बचे मेरे पास बेटा, इस 4000 में से 20% डैमेज हो गए और 80% बिल्कुल ओके है। तो इसका मतलब क्या है, इस 4000 का 20% और 80% निकालूंगा तो 20% निकलता है मेरे पास 800 यूनिट और 80% निकलता है बेटा मेरे पास 3200। अब अगर देखा जाए मेरे पास 3 तरह के यूनिट हो गए, एक ये 20% वाले, एक ये 80% वाले, दो, और थर्ड वो जो स्क्रैप हो गए। अब इन तीनों की सेपरेट सेपरेट मैंने एनआरवी देखी, फिर मैं इसको कंपैरिजन कर सकता हूं कोस्ट के साथ, क्योंकि 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं। अगर मैं 1000 की बात करूं जो स्क्रैप है, जो बिकनी नहीं है, तो इसकी कोई एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट है? सर ये तो बिकनी नहीं, एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट तो है नहीं, तो आंसर इज नो। तो इसका मतलब इसकी एनआरवी क्या है, 0 या नील। इसकी एनआरवी क्या है, 0 या नील। तो मैं इधर लिखूंगा 1000 यूनिट्स विच है नॉट सेल वैल्यू। इसका मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या आ गई, नील होगी, 0 होगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी नील होगी, 0 होगी, तो इसकी एनआरवी भी क्या आ गई, नील आ गई। और इसकी कॉस्ट क्या है बेटा, वो है 1800 रुपया, वो 1800 इधर लिखा। तो अल्टीमेटली क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ दीज 1000 यूनिट शुड बी valued at lower of cost or NRV। in this case NRV is lower, बेशक नील है तो है ना, 0 है, लोअर तो है ना, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी क्या होगी, नील होगी, और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई वैल्यू नहीं ली जाएगी। अब इसके दो आइटम्स रह गए, एक आ गई 800 रुपीज डैमेज वाली और नेक्स्ट रह गई 3200 यूनिट्स फॉर नॉर्मल। पहले हम 3200 यूनिट्स का निकाल लेते हैं, जो कि एक नॉर्मल यूनिट्स है। उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 2700 रुपीज, और उसकी कॉस्ट टू सेल अगर उसने कुछ भी नहीं दी, इसका मतलब इसकी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज सेलिंग एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट 2700, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल नील, एनआरवी 2700, तो कॉस्ट इसकी क्या 1800। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी को अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें से हमारी क्या लोअर है, कॉस्ट लोअर है, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड बी मेंटेन एट कॉस्ट। एंड 1800 एक यूनिट की है, तो 3200 यूनिट की कितनी होगी, दैट इज 5760,000, ये उसके आगे 3200 यूनिट्स की। अब पीछे रह गए 800 यूनिट जिसकी उसने सेलिंग प्राइस सेपरेट दी है, इसका मतलब एनआरवी इसकी सेपरेट निकलेगी। इसकी सेलिंग प्राइस क्या दी है, दैट इज 50% ऑफ द कॉस्ट, ये उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब 1800 का 50%, मतलब ये जो डैमेज यूनिट हुए ये 900 का एक बिकेगा, ये उसने एक्सपेक्टेड बता दी। तो क्या आएगा, इसकी अमाउंट लिखेंगे हम इधर, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 900, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कुछ भी नहीं, एनआरवी 900 माइनस 0 दैट इज आल्सो 900, कॉस्ट इसकी क्या है 1800, और इसमें से लोअर क्या है अल्टीमेटली 900। तो हम इस 900 यूनिट को 900 जो यूनिट है हमारा जिसकी लोअर ऑफ एनआरवी एंड कॉस्ट 900 है, उस पर बुक करेंगे, और 800 यूनिट की टोटल क्या बनेगी वैल्यू 7,20,000 रुपीज। और इस तरह हम इसकी टोटल इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू फॉर। और यही अगर हम सोल्यूशन में जाएं, मेरा बेटा देखें, ये उसने नील लिया, 7,20,000 लिया, 57,600 वो लिया, और टोटल इन्वेंट्री। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके।
अब बेटा जो नेक्स्ट 2 है मैं इधर से ही उसकी आपकी कैलकुलेशन सॉल्यूशन के ऊपर ही लिखवा के करवा दूंगा ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जी अरसलान अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर उसने बुक पे सोल्यूशन दिया हुआ है, उसने 3200 यूनिट्स की जो उसने एवेल्यूशन की हुई है वो कॉस्ट पर की हुई है, लेकिन जो 800 यूनिट्स उनकी एनआरवी पर की है, लेकिन सर दोनों में एनआरवी तो निकलता ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेड तो है ही नहीं, तो फिर उसने नीचे वाला कॉस्ट क्यों लिखा हुआ है और ऊपर एनआरवी क्यों लिखा हुआ है? यस सॉल्यूशन को छोड़ो, हमने भी तो वही काम किया है। आप पूछे मुझे सर आपने ऐसा क्यों किया? चलिए सर ऐसा कर लें, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए ना आप सॉल्यूशन को, इसका मतलब आप कह रहे हैं बुक में ऐसा क्यों है, वो गलत है, हमने जो सॉल्यूशन किया वो सही है। सॉल्यूशन भी तो बेटा बुक वाला ही हुआ है ना मैच। तो हमने कहा है अगर कोई इन्वेंट्री हमारी डैमेज या कोई चीज होती है तो इन्वेंट्री की उसको हम सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वो सेम इन्वेंट्री को, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो गुड और बैड यूनिट के अंदर। तो इसमें गुड यूनिट की फिर एनआरवी सेपरेट निकलती है, बैड यूनिट की एनआरवी सेपरेट निकलती है। गुड यूनिट सेपरेट एनआरवी कॉस्ट पर आता है और बैड यूनिट सेपरेटली एनआरवी कॉस्ट पर आता है, और बाद में टोटल कॉस्ट निकालते हैं। क्लियर होगी अब बात? नहीं सर अभी भी नहीं हुई। मसला किस चीज का है आपको बताएं मुझे दोबारा, आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही? आपने ये क्या ये नहीं पढ़ा एनआरवी कोर्स में से जो लोअर उस पर लेना है? यस सर ये तो पढ़ा है। तो क्या ऐसा काम नहीं हुआ इधर? उसकी एनआरवी सर क्या नहीं, मैं आपसे ना ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ जैसे बुक में जो लिखा हुआ है ना उन्हें एनआरवी और कॉस्ट लिखा हुआ है, जैसे 800 के सामने उन्हें एनआरवी लिखा हुआ है अगर आप बुक खोलें यहाँ पर तो, लेकिन जो 3200 के सामने उन्हें कॉस्ट लिखा हुआ है, ये इधर एक्सप्लेन कर दे इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मसला है, इसकी ये जो लिखा ना उसने बेटा, ये उसने लिखा हुआ ओहो इस चीज का, इन दोनों में से लोअर क्या है? कॉस्ट लोअर एनआरवी कवर है 3200 क्या? सिर्फ मुझे ये बताओ। सर 3200 तो यूनिट्स है ना जो हमारे पास 3200 यूनिट है, जो 3200 यूनिट है इसकी कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है? सर इसकी तो फिर एनआरवी कम हुई ना, क्योंकि एनआरवी तो हम निकाल, इसकी एनआरवी कितनी? एनआरवी तो हाँ कितनी एनआरवी बताएं? एनआरवी तो सर हम निकाल, एक्सपेक्टेड तो हमारे पास है ही नहीं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर हमारे पास है ही नहीं, तो एनआरवी हम कैसे निकाल सकते हैं? यार अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट नहीं है तो वो जीरो नहीं हो सकती। यस सर नील होगी वो तो। हाँ तो फिर हम इस यार एक इस चीज को आप क्यों भूल जाते हो? एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट लेस कॉस्ट टू सेल, अगर कॉस्ट टू सेल जीरो है, एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट है, तो वही क्या बन जाएगी उसकी? एनआरवी। अगर एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट नहीं है फिर मसला है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट आ रही है 2700 मेरे पास, ठीक है? यस सर। इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल क्या जीरो है, तो एनआरवी क्या हुई मेरे पास 2700। एग्रीड? यस सर। यस सर। मैं कॉस्ट पर लूंगा या एनआरवी पर? एनआरवी पर लेंगे जो काम, नो सर कॉस्ट पर लेंगे, कॉस्ट कम है वो 1800 है, वो एनआरवी 2700। तो वही उसने लिखा कॉस्ट पर ले लो, इसने वो बताया। चलिए लोअर क्या है? ठीक है सर। ऊपर वाले में बताया लोअर एनआरवी है, उससे ऊपर वाले में बताया लोअर फिर एनआरवी है। देखो एनआरवी मैंने जीरो भी शो किया स्क्रैप वाले की, बात समझ लगी? यस सर। वो बिक्री, यस सर लग गई है। शुक्र है। ओके बेटा थैंक यू। है किसी और बच्चे का क्वेश्चन? जी मोहम्मद बिलाल। सर ये जो 80% की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस निकाली ये जरा बता देना ये कैसे निकाला? अच्छा वो 800 यार ये क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था। जी जी एक क्वेश्चन के अंदर 80% नहीं 80% की कैसे निकाली एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस? वो जो 20% को लॉक कर दिया 80% को लॉक कर दिया उसकी। अच्छा उसकी 80 मतलब इसकी सेपरेट सेलिंग प्राइस निकली 3200 की सेपरेट, ये तो 3200 की 3200 तो हमारे गुड यूनिट थे, गुड यूनिट की तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगी ना हमारी। एग्रीड? यस सर। तो वो आ गया 2700 3200 की सेलिंग प्राइस। क्लियर? यही मैंने इधर ये देखिए 3200 की सेलिंग प्राइस क्या है 2700। क्लियर? अब बात रहेगी 800 की सेलिंग प्राइस कैसे ले लेंगे, 800 की सेलिंग प्राइस कैसे लेनी? उसने कहा है 20% और रिमेनिंग डोल हाउसेस आर डैमेज, ये जो डैमेज हो गए 20% एंड कैन बी सोल्ड एट 50% ऑफ द कॉस्ट। उसने क्या उसकी खुद कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं बता दी, वो जो डैमेज हुए कितने के बिकेंगे? वो 50% ऑफ द आधी प्राइस। कॉस्ट कितनी उसकी 1800, उसका 50% कितना है? 900 तो निकल नहीं है क्वेश्चन के, यस क्वेश्चन को दिखा कर देखा। नेक्स्ट एक मिनट
जी बेटा, नेक्स्ट स्टफर्ड टॉयज, उनकी जो यूनिट है 1850 यूनिट पड़े हुए हैं और उसकी कॉस्ट पर यूनिट 1200 रुपया है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1900 दी गई है। अब हम देखते हैं उसके बारे में क्या किया। मैं जरा रिमूव करो थोड़ा, ताकि थोड़ा सा गंद जो सा ना क्वेश्चन से कम हो हमारा। ये मैं चलते हैं ये थर्ड के ऊपर। स्टफ टॉय कॉस्टिंग रुपीज 4,20,000, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसने कहा जो टॉयज है ना जिसकी कॉस्ट 4,20,000 है। अब यहाँ उसने टोटल कॉस्ट बताई, उसने नंबर ऑफ यूनिट नहीं बताया, लेकिन हमें इतना पता है एक टॉय की कीमत कितनी है 1200 रुपए। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट यहाँ पर जो लिख रहा है एक्सीडेंटली डैमेज हुए हैं वो कितने यूनिट डैमेज हुए, कैसे निकलेंगे? टोटल वैल्यू है 4,20,000 के डैमेज हुए हैं, एक यूनिट की प्राइस कितनी है 1200, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगे 350। मतलब ये 350 यूनिट क्या हुए हमारे डैमेज हो गए। कैसे निकाला? हमारे पास उसकी टोटल वैल्यू थी, ये वैल्यू इतनी वैल्यू की चीज खराब हुई थी, लेकिन हमें पता था ये जो वैल्यू है ये 4,20,000, इसकी 1200 पर यूनिट है, तो हमने 1200 से डिवाइड किया तो हमारे पास 350 यूनिट्स की वैल्यू आ गई। मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक जो 1850, इस 1850 में से ये 350 क्या हो गए हमारे डैमेज हो गए। बाकी देखते हैं बाकी का कुछ बताया है या नहीं बताया। 350 क्या हो गए हमारे डैमेज। इसका मतलब बैड यूनिट को सेपरेट करके अब डील करें। एंड आर बियॉन्ड द रिपेयर, बियॉन्ड द रिपेयर का मतलब अब ये रिपेयर नहीं हो सकते। केपीसी प्लान टू सेल डी स्क्वायर एज स्क्रैप, मतलब इसको हम स्क्रैप के तौर पर बेचेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सच सेल आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 1,75,000। मतलब उसने क्या कहा, ये जो 350 यूनिट डैमेज हुए हैं ये प्रोसीड कितनी आएगी बेच के 1,75,000। तो क्या ये इसकी सेलिंग प्राइस नहीं होगी? सेलिंग प्राइस होगी। इसका मतलब एंड सेल वुड रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 6,300। जी उस्मा खान। सर मैंने बस यही रिक्वेस्ट करनी थी, लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा बेटा। वो बेफिक्र हो जाए, मैं कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है? ओके। Proceed from such sales are 1,75,000 and sale would require transportation cost of 6,300। इसका मतलब क्या है? ये वो cost है that is required to sell। अब important चीज मैंने कहा था NRV की वैल्यू cost less expected cost to sell, cost to sales भी हो सकती है। वो किस सूरत में आ सकती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर भी आ सकती है और किसी दूसरी तरह। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो 1850 यूनिट है इसकी दो कैटेगरी हो जाएगी, एक 350 यूनिट और एक 1500 यूनिट। 1500 यूनिट को सेपरेट कंपैरिजन करेंगे और 350 यूनिट को बेटा हम क्या करेंगे? सेपरेट कंपैरिजन करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो 350 यूनिट की NRV क्या है बेटा? 1,75,000 माइनस ये एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट है, माइनस क्या लेंगे हम इसकी 6,300 कॉस्ट टू सेल। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1,700। ये आ गई इसकी NRV और इसकी कॉस्ट कितनी है? 4,20,000। तो दोनों में से लोअर पे ले लेंगे। अगर हम इसको अपनी शीट के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट करते हैं बेटा, तो ये मैं लेके जा रहा हूं। कितने यूनिट है हमारे पास? 350 यूनिट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर बेटा इसकी दी गई है टोटल, मतलब 1,75,000, ठीक है? और आगे कितनी है? 6,300। NRV क्या आई दोनों को माइनस करने के बाद? 1,68,700। इसकी कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट दी हुई है हमारी 1200। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहां पर जो 1,68,700 आ रहा है बेटा, ये टोटल वैल्यू आ रही है किस चीज की?
यूनिट्स की मतलब टोटल कॉस्ट, और उधर पर जो 1200 है 1200 नार पर यूनिट है। तो हमें कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सेलिंग कॉस्ट अगर सबकी है तो हम कंपैरिजन के लिए कॉस्ट भी कब क्या लेंगे 350 यूनिट की टोटल लेंगे ताकि हम कंपैरिजन सही कर सके। या तो इधर 4,20,000 जो कि टोटल कॉस्ट है वो लिखो, या ये जो पीछे सारा कुछ किया इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करके करो। दोनों में से कोई एक मेथड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम इसको किस पर बुक करेंगे 1,68,700 पर। या इसको सेकंड मेथड क्या है 1,72,000 को डिवाइडेड बाय 350 करें जरा। तो यहां पर हम कहें अगर 1,72,000 को मैं डिवाइडेड बाय 350 करता हूं तो मेरे पास एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस आ गया 500। मैंने एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लिया और एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 18 रुपीज। और अगर मैं एनआरवी निकालूं वो आता है मेरा 482 और मेरी कॉस्ट क्या है इसकी 1200 और इसका मतलब पर यूनिट क्या आएगा मेरा 482 और टोटल मेरी वैल्यू आएगी 168,700। मतलब आप ये जो नीचे वाला मेथड है ये भी 350 यूनिट्स का, मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप पर यूनिट लेके चले क्योंकि आपका फॉर्मेट सेम रहे। अब जो रिमेनिंग 1500 यूनिट्स हमारे पास बच गए हैं, अब क्या करेंगे उस 1500 यूनिट की हम देखेंगे नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है, दैट इज 1900। तो मैंने ये 1900 नॉर्मल सेलिंग प्राइस लिख दिया। तो इसकी कॉस्ट टू सेल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो नील आ गया। अब एनआरवी क्या होगी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल दैट इज 1900 और इसकी कॉस्ट क्या है 1200। दोनों में से लोअर क्या है कॉस्ट लोअर है एनआरवी ज्यादा है, तो हम कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करेंगे 1200। ये एक यूनिट की आ गई। 1500 यूनिट का क्या अमाउंट आएगी वो बेटा हमारी आएगी 1.8 मिलियन 18 लाख रुपए। ये हमने उसकी कैलकुलेशन बेटा कर ली। अगर हम इधर जाए ये देखें ये उसने वही कैलकुलेशन करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अब लास्ट इसमें अगर हम निकालते हैं मेरा बेटा तो वो आता है माइनिंग कॉस्ट्यूम्स 870 यूनिट है जिसकी कॉस्ट पर यूनिट 1500 है और सेलिंग प्राइस नॉर्मल दी गई है 2500। अब इसके रेलेवेंट देखते हैं क्या उसने इंफॉर्मेशन दी। ऑल माइनिंग कॉस्ट्यूम्स हैव मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एंड कैन बी सोल्ड इन प्रेजेंट कंडीशन एट ₹1315 पर यूनिट। मतलब जितनी भी हमारी ये माइनिंग कॉस्ट्यूम्स है इसमें एक फॉल्ट है, इसकी वजह से हम इसको अब 2500 का सेल नहीं कर सकते। कितने का सेल करेंगे 1350 का। ये आ गया एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अब 2500 नहीं है इसकी कितनी 1350। However, 60% of the unit can be rectified at a cost of ₹200 per unit, after which they can be sold at ₹1600 per unit. अब यहाँ पर हुआ क्या है बेटा हमारे टोटल 870 यूनिट है। 870 यूनिट का मैं 60% मुझे बताया क्या आता है 522 यूनिट और दूसरी साइड पर 348, मतलब 40% 348 यूनिट और 60% 522 यूनिट। तो वो क्या कह रहा है 60% ऑफ द यूनिट कैन बी रेक्टिफाइड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹200 पर यूनिट आफ्टर विच दे कैन बी सोल्ड एट 1600। इसका मतलब ये जो 60% यूनिट है ये 1600 लेस 200 पर सेल हो सकते हैं। इनकी एनआरवी सेपरेट है और जो हमारे 348 है उनकी एनआरवी सेपरेट है। तो क्या करेंगे हम दोनों को सेपरेट डील कर लेंगे। पहले जो 522 यूनिट है 522 यूनिट का बेटा क्या लिखेंगे हम 522 यूनिट ये ठीक होने के बाद बिकेंगे, पहले नहीं बिकने। तो ठीक होने के बाद कितने का बिकेगा 1600 का। इसका मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट आई 1600। लेकिन हमने पढ़ा था लेस कॉस्ट टू सेल्स और कॉस्ट
रिक्वायर्ड फॉर इंकर्ड, तो इसका मतलब इसको रिपेयरिंग के ऊपर कितने पैसे लगने हैं 200, तो अल्टीमेटली वो क्या आ गई कॉस्ट टू सेल्स, तो हम क्या कहेंगे इसकी एनआरवी क्या हुई 1400। मतलब इस 522 यूनिट पर पहले मैं 200 को खर्चा करूंगा, फिर मुझे 1600 रुपए आएगा, मतलब नेट जो कॉस्ट है वो मेरे पास आएगी बेटा 1400। तो नेट कॉस्ट आएगी मेरे पास 1400, और इसकी ये जो कॉस्ट है बेटा मैंने वर्ड गलत यूज कर लिया, कॉस्ट नहीं इसको कहेंगे एनआरवी, एनआरवी आएगी इसकी 1400, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, इसकी कॉस्ट है 1500, तो अल्टीमेटली ये 1500 कॉस्ट आ गई। कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर क्या है बेटा, एनआरवी लोअर है, तो मैं 1400 पर यूनिट पर इसको बुक करूंगा, और 1400 अगर एक की है तो 522 की कितनी होगी 730, 800 मेरी आ गई इसकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी फॉर 522 यूनिट। अब पीछे रह गए मेरे पास बेटा 40% यूनिट, दैट इज 348, तो 348 जो मेरे यूनिट है इनकी अब सेलिंग प्राइस 1600 नहीं है, ये इसी तरह बिकेंगे, इनकी सेलिंग प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी नहीं है, इनकी सेलिंग प्राइस उसने बताई हुई है दैट इज 1350 रुपीज, तो हम 1350 रुपीज के ऊपर क्या इसकी सेलिंग प्राइस है, इसकी कॉस्ट टू सेल नहीं दी गई, तो हम अज्यूम क्या करेंगे कॉस्ट टू सेल है 0, तो हम इसको नील लिखते हैं, और 1350 क्या आएगा बेटा मेरा 1350 मेरी आएगी इसकी एनआरवी, इसकी कॉस्ट फिर 1500 है, दोनों में से लोअर क्या है 1350, तो मैं कॉस्ट पर नहीं करूंगा, मैं एनआरवी पर बुक करूंगा, और मेरी टोटल वैल्यू क्या बनेगी 348 यूनिट की 4698 800। बेटा ये आ जाएगा, और अगर हम इसके देखें सॉल्यूशन में भी जाएं तो उसने वही कैलकुलेशन की हुई है। इस तरह हम किसी भी इन्वेंट्री को या क्लोजिंग इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। अब मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नेक्स्ट जो आपको होमवर्क के अंदर मैं क्वेश्चन देने लगा हूं, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ। हामिद मुझे जरा होमवर्क के लिए क्वेश्चन दीजिए, देने दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के अंदर है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, कल की छुट्टी है, ये होमवर्क है, और एक क्वेश्चन और दूंगा जो आपने करना है बेटा, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंट्रीज है बेटा, इस एंट्री को मेमोराइज करें, याद करें, कोशिश करें कि ये एंट्रीज आपको आती हो, इसके अंदर कोई आपकी गलती ना हो, क्योंकि एंट्रीज हमने समझ तो ली है, लेकिन फिर भी मेमोराइज करने का सिर्फ पर्पस ये होता है कि आप दोनों सिस्टम को डिफ्रेंशिएट कर सके, आपको ज़रा प्रॉब्लम ना हो। और ये आपने करने के बाद इसको मतलब इंट्रीज करने के बाद बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 30 मैक्स सेविंग लिमिटेड वाला क्वेश्चन करना है, इसके अंदर ये एंट्री ही पास करनी है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरा बेटा मैं आपको करवाऊंगा मंडे वाले दिन। अब बताएं किसका क्या क्वेश्चन है, हैंड रेज करें। सर जी यही कह रहा था, होमवर्क के लिए 5-6 क्वेश्चन हो गए। सॉरी हामिद, एक मिनट में हेडफोन लगाना भूल गया, बताएं। सर मैं कह रहा था कि होमवर्क के लिए 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं। किस तरह 5 से 6 क्वेश्चन? 3 आपने दिए हैं, एंट्रीज भी करनी है, चिंटू वाला जो भी आपने करवाया उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो अब आपने करवाया उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, एंट्रीज तो आप रिपीट में करेंगे ना, ये आज तो नहीं दे रहा इन्वेंट्रीज, ये आज दिया गया नहीं चलो वो नहीं कहा, 5 क्वेश्चन। अब मेरी तसल्ली से बात सुन, एक क्वेश्चन ये जस्ट एक ये हो गया, ठीक है। एग्जांपल 7 दिया आपने, एग्जांपल 8 दिए। अब आपने सच्ची बताना, दिल पर हाथ रख के झूठ नहीं बोलना। ये जो क्वेश्चन है ये वाले कितने टाइम लगेगा?
ये कंप्लीट है ये? बस इतना क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा? सही है। कितना टाइम लगेगा? मैं अभी करवा दूं? नहीं मैं अक्सीला का लेक्चर शुरू हो गया, सनी पीछे आ जाना। नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को कितना, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, ये टोटल बेटा आपको 1 आवर भी नहीं लगेगा। मैंने देख के आपको हमेशा काम दिया, काम मैंने कभी आपको ज्यादा नहीं दिया अभी तक। क्लियर? मैं इस वजह से कह रहा था टेस्ट भी है और 5 बजे टेस्ट भी स्टार्ट होना, 5 बजे क्लासेस ओवर होनी है, सुबह 5 बेटा कल छुट्टी है, कल त्योहार है क्या हो और गया? मंडे को भी टेस्ट है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये 1 घंटा भी नहीं लगना हामिद, 1 घंटा भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 1 घंटा भी ज्यादा है। 45 मिनट 30 से 45 मिनट का काम है ये, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 3 क्वेश्चन, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये तो मैं अभी आपको कहता हूँ तो 2 मिनट में करवा देता हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज।